नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी और किस पर भारी, और भारी पड़ भी रही है और वो दिख भी रहा है कि किस पर भारी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि किस पर भारी, क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने जोर पर लगी हुई हैं, अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी हुई हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज से पहुंचने और फिर बयान देने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत ने सातवें आसमान को छूने का प्रयास किया। वो एक कहानी आपने सुनी होगी, वो एक रोटी और तीन बंदर वाली कहानी। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति चल रही है। राजनीति का अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगाइए कि प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह में राहुल गांधी सम्मिलित होते हैं और इसके बाद मायावती, जो इस बार उपचुनाव में उतरी हैं, उन्होंने हल्ला बोल दिया। हल्ला किस पर? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां विश्वास करने योग्य नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है दोनों पार्टियां, जनता को इनसे सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया कि अब इन दोनों पार्टियों से कभी भी हम गठबंधन नहीं करने वाले, क्योंकि ये दोनों एससी एसटी ओबीसी की बात तो करते हैं लेकिन उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। क्योंकि भारत बंद के ऐलान में किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भारत बंद का ऐलान और क्रीमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं किया, बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, काशीराम का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के मरणोपरांत इस देश में एक दिन के लिए भी शोक दिवस नहीं मनाया गया। ये मायावती आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर और उस पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि सामने उपचुनाव भी है और आज उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट को लेकर पूरी तरीके से अब कौतूहल भी देखने को मिला हमें। अब देखना यह है कि उपचुनाव और यह पूरा आरक्षण और जातिगत जनगणना, यह मुद्दा क्या इस पे इसके आसपास ही घूम रहा है क्या, और कौन कौन हैं जो इस मुद्दे को, इस दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। उपचुनाव, जातिगत आरक्षण और फिर पूरी तरीके से जातिगत जनगणना, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी परिचय करवाएंगे आपका, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी अब शुरू होता जा रहा है। एक तरफ विधानसभा की सीटों पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, इस पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाकर दलित वोट बैंक को भी खुश करने में पार्टियां कोई कसर छोड़ नहीं रही हैं। बता दें कि कल प्रयागराज में राहुल गांधी ने संविधान सभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जातीय जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और हम ये सरकार से करवा कर रहेंगे। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। तो फिर क्या था? राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और दोनों दलों को दलित विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जबकि अब वो इसकी बात कर रही है। पहले इसका जवाब दें। बसपा हमेशा ही इसकी पक्षधर रही है, जो कि ये कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी
इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन करना क्या एससी, एसटी और ओबीसी के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। तो वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करी जाए तो पीडीएफ फॉर्मूले को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट मिल्कीपुर विधानसभा से लगभग फाइनल कर दिया है। हालांकि अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशी को भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको लड़ना है, किसको हमें जिताना है। अगर आप भी अपनी जानकारी दीजिए, जानकारी दे दी थोड़ी सी। अब हमने तो बता दिया, अब समझदारी इतनी होनी चाहिए। अरे भाई आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज्यादा आए थे और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। तो बात अगर जातिगत जनगणना और आरक्षण की हो रही है तो ओपी राजभर की भी कैसे पीछे रह सकते थे? आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सत्ता में आसीन थे तब इन्हें जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा याद नहीं आया और अब वोट बैंक को खुश करने के लिए ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया 89 में, याद होगा आप लोगों को। 89 में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। जो मैं कहता हूँ वही होता है। मिला है यार। बस इतना जानिए ना, हम आप रहे धरती पर तो देखिएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी और पैतरेबाजी से एक चीज तो साफ है कि सभी पार्टियों का जद्दोजहद सिर्फ इतना है कि कैसे एससी, एसटी और ओबीसी वोटर को खुश करके आगामी विधानसभा उपचुनाव की 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराया जाए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो पूरी तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना और फिर आरक्षण, इसको लेकर पूरा कौतूहल मचा हुआ है। राहुल गांधी लगातार एक सिरे से यह कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी किसी लिस्ट में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसका रखरखाव तो करना पड़ेगा, उनकी बातें तो रखनी पड़ेगी। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे मेहमान जुड़ गए। एक बार मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी, एचएन उपाध्याय हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर परवीन सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे उपाध्याय जी आपसे। ये जिस तरीके से कल प्रयागराज में राहुल गांधी जी पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने संविधान सभा को पूरा एक तरीके से कहें संबोधित किया। इसके बाद मायावती का एक्शन जो आपके प्रति देखने को मिला वो तो अलग ही था। वो कह रही भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लोगों को बच के रहना चाहिए। उपाध्याय जी। शिवम जी देखिए, भारत जोड़ो न्याय और यात्रा और जोड़ो यात्रा के बाद से उससे पहले से भी आवाज उठाते हैं राहुल जी, हमारे आदरणीय नेता, जो है गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और संविधान सम्मेलन जो प्रयागराज में कल उन्होंने संबोधित किया,
उन्होंने कहा कि ये जातिगत जनगणना मेरा न तो राजनीतिक मामला है, न तो मैं किसी लाभ के लिए कर रहा हूँ, ये तो जातिगत जनगणना है। उसके बाद का विजन हमारा है, एक ये विजन है। पर मैं पिछड़े दलितों आदिवासियों के लिए नीति निर्धारित कर सकूं। उनका साफ उद्देश्य है कि इनको सत्ता, सरकार और विभिन्न नौकरियों में, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो नीति बनाएंगे और उस नीति का पालन करेंगे। रह गया बहन जी की बात जो आप कर रहे हैं, आप बताइए पिछले कई वर्षों से बहन जी के जो भी कदम, जब किसी दलित पर अत्याचार होता है, किसी पिछड़े पर अत्याचार होता है, तो आपने कभी जाते हुए उनके देखा है या उन्होंने कोई बात कही है उनके हक में? अब जब इस चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर उनमें विश्वास करते हुए जब दलित वर्ग फिर कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में वो विश्वास कर रहा है, तो हमारे नेता का ये फर्ज बनता है उस विश्वास को हम कायम रखें। और इसलिए बहन जी घबराई हुई है। ये बहन जी की बात तो थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की बात भी उन्होंने कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है कि जो दलित वर्ग है, पिछड़े दलित आदिवासी सब इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की बात की और उसको व्यवहार में अमली जामा पहना रहे हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई हुई है कि ठीक इंडिया गठबंधन काफी मजबूत हो रही है और उपचुनाव में इसका प्रभाव निश्चित रूप से देखा जाएगा। बिल्कुल, उपचुनाव यही तो मुद्दा ही है। ठीक है अविरल जी, ये जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम करवाएंगे, हमने संविधान को माथे लगवा दिया भारतीय जनता पार्टी से। सवाल यह है कि राहुल गांधी तो लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अब बीएसपी प्रमुख लगातार आपको छोड़कर बाकी दोनों पर अटैक कर रही हैं। तो ये जो विपक्ष लगातार कहता है कि बीएसपी आपकी सहयोगी है या आपको फायदा पहुंचाती है, तो ये गलत क्या है इसमें? जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्या करती है ये ना भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ना ही समाजवादी पार्टी तय करेगी और ना ही कांग्रेस पार्टी तय करेगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। हर एक पार्टी स्वतंत्र होती है अपने फैसले लेने के लिए, और जिस प्रकार से आरोप लगा दिया जाता है, किसी पार्टी को किसी के साथ जोड़कर ये आरोप लगा देते हैं, तो इन्हें अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विषय है और जातिगत जनगणना की जहां तक इनके द्वारा बात कही जाती है, की जाती है, तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में समस्या है, लेकिन दूसरों से उनकी जाति पूछ लेंगे। हमारी जाति क्यों पूछेंगे? वो क्या अधिकार है उनका? हमारी जाति वो पूछ लेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। अपनी अगर उनकी जाति कोई पूछ लेगा तो उन्हें तकलीफ हो जाएगी। तो हमारी जाति क्यों पूछ रहे हैं भैया? उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिए आखिर। नहीं अविरल जी, अगर आप ये बात बोल रहे हैं ना, तो फिर आपके जो सहयोगी दल हैं, ये स्क्रीन पर आ रहे हैं, ओपी राजभर साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के पहले भी पक्षधर थे, हम आज भी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी करवाएगी, हमें ये विश्वास है। तो आप तो भाग रहे हैं, वो तो पकड़ के बैठे हुए आपके सहयोगी दल। जी देखिए, हम भाग कहीं नहीं रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं राहुल गांधी का, गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जहां तक बात है आरक्षण की, आरक्षण के हम पक्षधर पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और आरक्षण को सुरक्षित करने का कार्य यदि किसी पार्टी के द्वारा किया जाता है और किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से बात कर ली जाए चाहे अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी बात करते हैं सेकुलरिज्म की, अखिलेश यादव जी बात करते हैं जातिगत जनगणना की, अखिलेश यादव जी बात करते हैं जिस प्रकार से सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। तो कौन से सेकुलरिज्म की आखिर ये बात करते हैं? क्या है सेकुलरिज्म है या परिवारवाद है? जिस प्रकार से परिवारवाद के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, केवल एक परिवार समाजवादी पार्टी को चला रहा है। इस विषय पर बोलना चाहिए पूजा जी को। पूजा जी, आपको इस विषय पर बोलना चाहिए जिस प्रकार से आपकी पार्टी के भीतर परिवारवाद है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है। आज जातिवाद के आधार पर फैसले लेते हैं, आप योग्यता के आधार पर टिकट नहीं बांटते हैं। ठीक है अविरल जी, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है पूजा जी, देखिए सवाल तो घूम फिर के यही आ रहा है कि जितनी भी पार्टी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में,
वो सब जो एक तरीके से कहें समाज है उसको खुश करने में लगे हुए हैं। अब चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें तो ये भी आजकल पूरा आरक्षण से लेकर इसके बाद जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला आपका चल ही रहा है। क्या आपने बीएसपी के जो कोर वोटर है उनका उस पे आपने सेधमारी की और यही वजह है कि मायावती का आक्रमण एक के बाद एक आ रहा है और वो आपको बता रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखिए शिवम जी, मायावती जी को ये एहसास हो गया है कि सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब जो है कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण का जो है कभी इन्होंने हनन नहीं किया हुआ है, तो आपको भी पता है 69,000 भर्ती में 19,000 सीटों का हनन किया था इन्होंने। तब जब अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यही घटक दल थे इनके जो कह रहे थे, और यही जो है भाजपा के मुख्यमंत्री थे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के प्रोटेस्ट करते ये क्या अभ्यर्थी है? तब हम उनके साथ में खड़े थे, तब हम उनके साथ लड़ रहे थे। तब तो मायावती जी नहीं आ रही थी कि उन्होंने नहीं पूछा, ट्वीट कर दिया। तब उनको लगा कि ठीक है देखा जाएगा। अब उनको ये पता चला कि जब आप जमीन पे रहोगे, जब आप जनता के बीच में रहोगे, तब जाके जनता आपको वोट करेगी, पहली बात। और दूसरी बात अग्रवाल जी को मुझे लगता है ये जान लेना पड़ेगा सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलरिज्म होता है हर धर्म को समानता से देखना, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम सेकुलर हैं, हम सारे धर्म की बात करते हैं। अब हो सकता है कि भाजपा ना करती हो क्योंकि उसकी आदत है कि किसी एक धर्म को उपेक्षित करना, जो कि आप करते चले आ रहे हो। दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना शिवम जी होना चाहिए, शायद इनको जानकारी नहीं होगा कि आज भी उत्तर प्रदेश के एससी कहीं पर भी नहीं रहते हैं। आपको पता हो, अगर हम लोग तो हमेशा देखते हैं, जब भी अभी फिर से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आया हुआ है रिजल्ट, आया यूटी का आया हुआ, आप देखिएगा या तो बाहर के एससी आएंगे या फिर जो है एससी की सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन एससी को जो है उत्तर प्रदेश के एससी, आपको पता होगा मुशहर हैं, रेड किलर्स कहा जाता है जिनको, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, किधर है, आप कहाँ कार्य कर रहे हो। इसलिए जरूरी आपको जानना तो पड़ेगा ना कि कौन सा समाज कितना है, उनको कितना जरूरत है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपनी जाति नहीं बताएंगे। जो भाषण, जो शब्द, आई डेंट इंटरप्ट यू, द वे आई रिस्पेक्टेड योर टाइम, यू नीड टू रेस्पेक्ट माइन टू। जी शिवम जी, तो जिस तरीके से जो है वो अभद्रता से कहते हैं, जिस भाषण को स्पर्श कर दिया जाता है, संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है, उसको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसकी गलती नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोटेक्ट करते हैं ट्वीट करके, इसीलिए और मन बढ़ जाता है। जो भाषा शैली गलत है तो गलत है। और ये कह रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं शिवम जी? कभी किसी कॉलम में आपने भी भरा होगा कि ब्राह्मण है। मैंने 12 के बाद में न जाने कितने फॉर्म भरे थे और मैंने भरा था, तब मुझे पता चला कि ब्राह्मण है, भरना पड़ेगा आपको जनरल भरने से काम नहीं चलेगा। तो आप बताएंगे तभी तो जानकारी होगी ना। अगर अपमानित करके पूछना अलग बात हो गई और एक जनगणना करना वो अलग बात हो जाती है, तो जातिगत जनगणना की जरूरत है। अगर आपने ही तैसी है 19,000 जब खा रहे थे तो आप क्यों नहीं खड़े हो गए? ठीक है पूजा तो आप उनको अभी राजभर जी कह रहे थे आप खाने योग्य है और आपको लगा था बढ़िया है सब कुछ। अभी हाईकोर्ट और वर्डिक आ गया, फिर भी आप कार्य नहीं करना चाहते, आप पे भरोसा किया ही नहीं जा रहा। ठीक है, समय खत्म हो गया। नहीं ठीक है पूजा जी अविरल जी, देखिए अभी हम एक मेहमान हमारे और बचे हुए हैं, हम उनसे एक बार उनका ओपनिंग कमेंट लेते हैं, इसके बाद आएंगे। परमवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अब कुछ लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कोर वोटर की भी लड़ाई है, चुनाव है कि सामने उपचुनाव है। अब तो कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी हो गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है पूजा जी की पार्टी की तरफ से। पूरी दलित वर्सेस दलित की लड़ाई चल रही है कि भाई किसकी तरफ से दलित है, किसके तरफ जाता है। सवाल ये, एक तो ये, दूसरा जो मायावती अटैक कर रही हैं, ये अटैक करना ये राजनीतिक है या एक तरीके से ये कहें कि बंदरबांट की वो लड़ाई में वो सेधमारी वाला ऑप्शन हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले के तहत घाटा तो बहुत पहुंचाया है मायावती को। परमवीर जी। शिवम जी देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मुसलमान गुज्जर, मुसलमान बकरवाल, मुसलमान पहाड़ी को दिया गया है, या जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कश्मीरी वाल्मीकि को दिया गया है, वो उसको वापस करेंगे। राहुल गांधी जी गठबंधन में वापस। तो यहाँ पर हवाई जहाज लैंड होता है प्रयागराज में, यहाँ पर जातीय जनगणना भी चाहिए, यहाँ पे आरक्षण की बात भी होगी।
तो ये स्टेट बाय स्टेट जो बदलता है तो जनता मूर्ख नहीं होती है। और इसमें बात क्या स्थिति क्या है, एक शायर की लाइनें हैं कुछ, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है, माने चुनाव की अदालत सजी है, तेरे मोहल्ले में तो कोई मिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पर तोहमत लगी है तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। मायावती जी के ऊपर आप तमाम आरोप लगाते हैं, ये फला पार्टी की बी टीम है, ये सी टीम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कांग्रेस से ज्यादा चालाक या धूर्त पार्टी कोई नहीं है। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे थे कौन अखिलेश वकीलेश, कहा था, मैंने नहीं कहा, वो कहा गया था। तो उसके बाद अब इतनी दोस्ती बनी हुई है कि ये सब लोग नहीं। परमवीर जी देखिए, परमवीर जी, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। यही राजभर साहब जब विधानसभा चुनाव में पूजा जी के साथ थे, पूजा जी की पार्टी के साथ थे, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा था सर, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अविरल जी को इस चीज का विस्मय वो याद होगा उन्हें भी कि वो क्या कह रहे थे। तो राजनीतिक पार्टियां में बयानबाजी तो चलती रहती है ना सर। लेकिन ये बयानबाजियां हमेशा वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, जनता समझती है इन चीजों को। देखिए, पीडीए कहा जाता है, पीडीए ने समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। लेकिन एक बात ध्यान कीजिए, पीडीए कोई समाज सुधार या सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये थ्योरी है चुनाव में टिकट बांटने की, जो अच्छा काम करके आई है। भाजपा ने यहीं पर गलती की थी, उन्होंने 70% लगभग वही टिकट रिपीट कर दिए थे, और यहाँ पर ये टिकट पीडीए फॉर्मूले से बांटे गए कि जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा थी उसको टिकट दिया, जो प्रभावी था उसको टिकट दिया। तो लेकिन अब ये विधानसभा में भी काम करेगा कि नहीं करेगा ये समझ के बाहर है अभी, मतलब बाकी पता चल जाएगा कितना काम हो जाएगा इस चीज से। लेकिन समाज में अगर बोले कि पीडीए से कि बहुत फर्क पड़ गया है तो कुछ नहीं हुआ है साहब, बाहर समाज से। ठीक है परमवीर जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस वक्त जैसा कि परमवीर जी भी कह रहे थे, क्या ये जो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला जा रहा है, एक तो परमवीर जी ने जो सवाल पूछा वो जायज भी है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा, दूसरा मेरा भी जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगता है, हालांकि मायावती जी ने इतने आरोप लगा दिया आपके ऊपर कि शायद आपको जवाब देना बड़ा भारी पड़ जाएगा, लेकिन सवाल ये कि सामने उपचुनाव है, और क्या उपचुनाव को लेकर ये सारी कुछ ये पूरा एकदम माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है। हमने देखा कि ये सेम मुद्दे जो अभी उठाए जा रहे हैं वो लोकसभा में भी था, लोकसभा में अच्छी जीत मिल गई, तो अब आपको लग रहा है कि अगर ये मुद्दे उठाए रह गए तो उपचुनाव में और फायदा हो जाएगा। तो मतलब उपाध्याय जी, सारा खेल एक ही तरह है क्या? शिवम जी, पहली बात तो मैं प्रभाकर जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन होने के बाद से ये लोग बौखलाए हुए हैं। आप बताइए, पीडीपी की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है ना। 3 साल तक इन्होंने सरकार बनाया चलाया। आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु देशम की अलग विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एकदम उल्टी विचारधारा है। वहाँ पर सरकार बना के और चला भी रहे हैं, हमको कह रहे हैं हम डबल स्टैंड कर रहे हैं। अरे अभी तो वहाँ तो सरकार भी नहीं बनी, जब वो देखेंगे कि कहीं पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, तो राहुल गांधी जी वहाँ खड़े रहेंगे, उनका हक नहीं मारने दिया जाएगा। ठीक है, उनकी क्या है पार्टी की नीतियाँ, वो बात अलग है, और हमारी जो है हम जो है पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों को उनका हक दिला कर रहेंगे क्या राज्य में? ठीक है उपाध्याय जी, एक छोटा सा सवाल था, वैसे मैं पूछना नहीं चाह रहा था लेकिन पूछ लेता हूं, ये पीडीपी कैसी पार्टी है? पीडीपी भाई इनके भारतीय जनता पार्टी से तो विचारधारा मिलती जुलती नहीं थी। अरे नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पीडीपी पार्टी कैसी है, मतलब विरोध की। एक सेकंड, पीडीपी ठीक पार्टी है ना? नहीं, देखिए पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, एकदम आपकी है। 3 साल तक सरकार चलाई इन्होंने। नहीं, आपकी विचारधारा वाली पार्टी है। नहीं, जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा उसका प्रभाकर ने, परमवीर जी एक बार करेक्ट ले। उपाध्याय जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी ठीक है कि नहीं पीडीपी? देखिए, आपकी अपना एजेंडा है। दूसरी बात, आपने जो हमसे जवाब पूछा, अरे भाई एक सेकेंड, अगर बीजेपी ने गठबंधन किया था सर, या तो वो गलत था, आप सही थे, या जो आप कर रहे हैं आज, अगर ये सही था तो वो गलत कैसे था? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि पीडीपी सही पार्टी है या गलत पार्टी है?
देखिए, पीडीपी का गठबंधन इनसे था, पीडीपी का एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग अरे है। महाराज, एजेंडा तो हमको भी पता है ना। यही मैं कह रहा हूं कि अगर पीडीपी सही पार्टी है तो फिर 370 वाला जो ऑप्शन उन्होंने डाला हुआ है कि भैया हमारी सरकार आई तो हम 370 बहाल कर देंगे, समर्थन करते हैं आप इस चीज का? बताइए, ये नेशनल गार्बेज का विरोध करके ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोटा करने का प्रयास करते हैं ये लोग। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उमर अब्दुल्ला जी मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला जी भी मंत्री रहे पहले। आप बताइए, तो उस समय नेशनल गार्बेज अच्छी थी, अब आज इनके साथ नहीं है, हमारे साथ अगर गठबंधन हो रहा है या होने वाला है तो अब वो खराब पार्टी हो गई। यानी कि एक सेकंड, यानी कि उपाध्याय जी आपके हिसाब से पीडीपी से गठबंधन जो बीजेपी ने किया था वो गलत नहीं था? एकदम गलत था, विचारधारा अलग थी, इसीलिए वहां पर समस्याएं भी बड़ी बहुत, दोनों लोग का ये अलग। उपाध्याय जी आप अपने ही बात में फंसते चले जा रहे हैं, खैर छोड़िए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया अपने विचारधारा से अच्छा के आगे। अच्छा, आपकी विचारधारा यह है कि 370 को फिर से बहाल किया जाए, इसलिए विचारधारा मिल गई आपकी? मेरे हाथ में तो है नहीं, वो तो कश्मीर की सरकार। अरे उपाध्याय जी, जितना बोलने जाइएगा फंसते चले जाइएगा महाराज, मैं यही तो क्लियर करवा रहा हूँ आपसे, यही मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आज सही तो कल गलत कैसे, और कल गलत तो आज सही कैसे? बस यही जानना था मुझे। कोई बात नहीं उपाध्याय जी, कोई बात नहीं। देखिए उपाध्याय जी, कई बार पार्टियां ऐसा स्टेप ले लेती है, प्रवक्ता बौखला जाते हैं पूरी तरीके से, कोई बात नहीं, ठीक है। अविरल जी मैं आपके पास बौखलाते नहीं, ठीक है। पैनल में भी हमने ये जवाब दिया था। नहीं ठीक है, ये लोग जो मुद्दा उठा रहे हो गलत है। नहीं ठीक, सरकार के हाथ में 370 का बनाना बिगाड़ना नहीं है, देश में तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल उनकी सरकार है। बस उपाध्याय जी मैं वही जानना चाह रहा था कि अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ गलबैयां खेली जा रही है तो कल पीडीपी जो गलत थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि विचारधारा अलग थी, तो आपकी विचारधारा पीडीपी से मिलती है क्या? यही सवाल था मेरा। नहीं, पीडीपी से मिलती नहीं, मिलती अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एकदम में नहीं मिलती है बात। वो जो है आपके सभी सहयोगी मुस्कुरा रहे हैं उपाध्याय जी। ये सेकुलर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ सेकुलर है? पीडीपी और नेशनल कांग्रेस अपने सेकुलर कहते हैं, ये तो कहते भी नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं उपाध्याय जी, ठीक है। अविरल जी मेरा सवाल आपसे है, देखिए यादव जी को भेजा गया है, गठबंधन हो जाए किसी तरीके से। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अविरल जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, अब 10 सीटों की लड़ाई है भाई। कांग्रेस पार्टी तो पूरा जो लोकसभा में जो मुद्दे भुनाए जा रहे थे वो भुना रही है, प्रयागराज से जम्मू कश्मीर। अब आइए समाजवादी पार्टी की तरफ, पीडीए का फॉर्मूला इतना मजबूत कि अवधेश प्रसाद के बेटे का टिकट लगभग तय हो चुका है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आप कहां खड़े होते हैं महाराज? और उधर बीएसपी ने भी जोरदार एंट्री ले ली है। बीएसपी ये कह रही भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस तो दलित विरोधी पार्टी है, इनसे बड़ा तो धोखेबाज कोई हो ही नहीं सकता है। आप कहां स्टैंड करते हैं? आपकी क्या कुछ तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर? अविरल जी देखिए, जहां तक हमारी तैयारी और ना तैयारी की बात है, हम पूर्ण रूप से हमेशा तैयार रहते हैं और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और हम कहां हैं का जहां तक प्रश्न है तो हम हर जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर पूर्ण रूप से मजबूत है। उसके साथ साथ बात है जातीय जनगणना की, जिस प्रकार से पूजा जी ने सवाल उठाए थे, उपाध्याय जी ने इस विषय पर अनेकों विषयों पर जो मिश्रण बनाकर इन्होंने चर्चा की, ये जम्मू कश्मीर के विषय पर जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जहां तक बात है जातिगत जनगणना की, तो ये क्या बोलेंगे मुस्लिम जातियों के विषय पर? क्या मुस्लिम जातियों के विषय पर भी इनका यही स्टैंड कायम रहेगा? ये क्यों नहीं बोलते हैं पठान के विषय पर, रिजवी के विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं, शेख के विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं, सिद्दीकी के विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं, मिर्जा के विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं, कायल्स के विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते आखिर? ये इन्हें बोलना चाहिए सैयद के विषय पर। ये मुस्लिम जनरल की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम ओबीसी की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम दलित की भी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। इन्हें केवल 20% वोट बैंक चाहिए और वो इन्हें एक मुश्त चाहिए, इसलिए इंडी गठबंधन बनाकर बैठे हैं, क्योंकि वो 20% वोट असल में बढ़ जाया करता था। इसीलिए इन्होंने एकजुट होकर ये इंडी गठबंधन नाम का एक फॉर्मूला तैयार किया है। यही एकमात्र इसके पीछे कारण है और रणनीति है। और जहां तक बात है फारूक अब्दुल्ला साहब के और राहुल गांधी के गठबंधन की, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का जहां तक प्रश्न है, तो जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला का क्या एजेंडा है, फारूक अब्दुल्ला स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, उनका बेटे के द्वारा भी स्पष्ट शब्दों में इन बातों को कहा गया है, उमर अब्दुल्ला के द्वारा, कि पाकिस्तान के साथ
बातचीत होनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टी गठबंधन करती है, अविरल जी, तो मैंने आपसे उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सवाल पूछा, आपने जो है बंक मार के चले गए आप जम्मू कश्मीर। ये आपका फेवरेट टॉपिक, आते ही आप निकल जाते हैं बर्फों की तरफ। जी देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है, तो जम्मू कश्मीर एक चिंतनीय विषय है, चिंता करने योग्य विषय है। और उत्तर प्रदेश के विषय पर भी मैंने आपको उत्तर दे दिया। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, और 100% हम जीतेंगे, निश्चित रूप से 100% सीटों पर हम जीतेंगे। नहीं, वो अयोध्या वाले सांसद ये कह रहे हैं कि भाई इनके पार्टी में इतना मनमुटाव है कि दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते पकड़ते इनके नेता परेशान हो जा रहे हैं। देखिए, अयोध्या वाले सांसद की जहां तक बात है, उनकी अपनी पार्टी में कितनी हैसियत है वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में क्या इनकी पकड़ है, क्या लोकप्रियता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो जीते हैं तो केवल एक मुद्दे पर जीते हैं, उस मुद्दे को भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। वो मुद्दा है संविधान के विषय पर झूठ बोलकर। जिस प्रकार से इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे, संविधान पलट देंगे, संविधान बदल देंगे। न संविधान पलटा गया, न संविधान बदला गया। इन्हें केवल जीतना था, झूठ बोलकर जीतना था, जनता को गुमराह करना था, वो इन्होंने किया। ये अपने झूठ के मिशन में सक्सेसफुल हुए। अच्छा, ठीक है पूजा जी। भाई देखिए, लोकसभा चुनाव में आपने संविधान का सिगुफा छोड़कर इनको हरा दिया, इनको परास्त कर दिया, लगभग आपने पूरी तैयारी कर दी। अब आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में वो चलने वाला है नहीं, पूरी तरीके से तैयारी है। और एक सवाल ये भी था कि अभी जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा एक है क्या पूजा जी? देखिए शिवम जी, आपको भी पता है कि पार्टियां अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि विचारधारा अलग रहती है, और गठबंधन होता है मुद्दों को लेकर के। कभी जो है विचारधारा नहीं सेम होती है। अगर हमारी कांग्रेस जैसे विचारधारा रहेगी तो मैं कांग्रेस में रहूंगी ना, समाजवादी पार्टी में क्यों रहूंगी? मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिलते हैं, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। इंडिया अलायंस है कि हमारे मुद्दे मिलते हैं। अगर जब हम पहले जनता दल में थे, जनता दल के साथ में थे अलायंस में, या फिर हम इंडिया के साथ में थे, तो हमारे मुद्दे मिलते थे। जब इमरजेंसी लगी थी तब हम इनके अगेंस्ट में थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। आज अगर मुद्दे सही है, जैसे पीटीपी का सवाल, मुझे लग रहा था बार बार वो विचारधारा और मुद्दा उनमें भटक जा रहे थे। मैंने इसीलिए मुस्कुराया कि वो कहीं उनमें खो जा रहे हैं। देखिए, विचारधारा तो अलग ही है, तभी तो पार्टियां अलग है। जो मुद्दा है, जब मुद्दा सेम रहेगा तब जो है पार्टियां गठबंधन में आती है, और जब मुद्दा सही रहेगा तो हम सही मुद्दे पे गठबंधन पे रहेंगे। उसके बाद में जो है भाजपा के प्रवक्ता, इनकी थोड़ी सी आदत होती है, इन्होंने कहा कि हर जगह पे, तो मुझे वो गाना याद आया कि जल में भी थल में भी मत पूछो कहाँ कहाँ। तो मुझे लगता है भाजपा ऐसे ही जल थल में हो रखी है, क्योंकि थल तो हालांकि बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सब कुछ जलमग्न कर दिया हुआ है। और इनने एक बात और कही कि अवधेश जी जो कि सांसद है फैजाबाद से, अयोध्या से, कि उनसे उनकी सच्चाई कैसे छुपी नहीं, उनको कितना जानते हैं। पहली बात तो शिवम जी, जनता का अपमान करना बंद करना पड़ेगा। जनता गुमराह नहीं होती है, ना तो आपके कहने पे कोई गुमराह हो रही है, ना तो हमारे कहने पे गुमराह होती है। वो जब वोट करती है तो मुद्दे पे वोट करती है। वो अलग बात होती है कि आप दगा कर गए, वो अलग बात हो गई। लेकिन अवधेश जी ग्राउंड पे थे, आप नहीं गए ग्राउंड पे। अगर सर्वे करा लिया जाए ना, तो वहाँ की जो एक एक फैमिली थी वो अवधेश जी से खुद जुड़ी हुई थी। और हमें जानकारी, हमने जब वहाँ पे पता किया तो पता चला कि नहीं, अवधेश जी से जुड़ी हुई, तब जाके वहाँ की जनता का प्रेम था, उन्होंने वोट किया। ऐसा नहीं, कोई भी झूठ नहीं चलता है, जनता मुद्दे पे वोट करती है। मैं संविधान पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने चंडीगढ़ में उसको तार तार किया था, और आप हमेशा भी जब 19,000 जो आपने सीटें ली उसमें भी आप तार तार कर रहे हैं। आप देश हित की बात नहीं करेंगे। आपको चाहते हैं कि वोट मिल जाएगा, तो वोट नहीं मिलने वाला है। आपको देश हित की बात करनी पड़ेगी। आप अभी 4 कानून लेकर के आए थे शिवम जी, इन्होंने अभी इससे पहले अगर बात कर ली जाए, जो भी लॉ लेकर के आते थे, जो भी बिल लेकर के आते थे, वो लॉ बनता था। अभी ये बिल लेके आते हैं तो वो बिल जो है या तो रुक जा रही है, इनको बैक लेना पड़ जा रहे हैं, या तो चली जा रही है पार्लियामेंट कमेटी के पास में डिस्कशन के लिए। क्यों जा रही है? क्योंकि संविधान स्ट्रॉन्ग हुआ है, लोकतंत्र स्ट्रॉन्ग हुआ है, अदरवाइज ये नहीं लेते। अभी दिखा दे कह रही कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, पर चिराग पासवान जी भी चाहते जातिगत जनगणना हो, और मुझे लगता है इनके घटक दल भी चाहते हैं जातिगत जनगणना। तो शिवम जी, अगर कल को ये मुद्दे मैच कर रहे हैं, हमारे चिराग पासवान जी से भी मैच करते हैं, नीतीश जी से मैच करते हैं, ओपी राजभर जी से मैच करते हैं, और अगर भाजपा नहीं करती तो हो सकता है कि कल को जो है इन मुद्दों को लेकर के एक और गठबंधन जो है वो हमारे गठबंधन में आ जाए। तो मुद्दे जहाँ पे सेम रहेंगे वो गठबंधन में रहेंगे। और अभी जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है शिवम जी, वो है जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा। आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई सेड रेस्पेक्ट माय टाइम द वे आई रेस्पेक्टेड योर्स। तो जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, देखिए यही बदतमीजी है भाई साहब।
बहुत बदतमीजी है ये, मैंने आपको बिल्कुल नहीं जवाब किया था। तो उत्तर सुनिए, आपको ही फायदा होगा, आपको जानना पड़ेगा ना कि देश जनता की विश्वास आप पे क्यों उठ गया हुआ है। ठीक है, आपको नुकसान थोड़ी होने जा रहे, जनता के लिए आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। आप मुद्दों पे नहीं खड़े होते, आप राजनीति करने लगे। जितना आप जवाब दे रहे हैं विपक्ष को, उतना आपका जनता को दे देना जवाब तो ज्यादा सही पड़ेगा, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। हम तो चाहते हैं आप करिए, हमें आपकी कोई परेशानी नहीं है, आपके मुद्दे हमसे मैच कर जाए, हमें क्या दिक्कत है। पर आपके मुद्दे तो देश के विपरीत जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि विचारधारा अलग अलग है, सभी पार्टियां अलग है, मुद्दे सेम होंगे तो गठबंधन रहेगा और एक साथ रहेंगी पार्टियां। ठीक है, ठीक है पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। परमवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी तक तो चलिए ठीक है, आरक्षण वाला मुद्दा, इसके बाद जनगणना वाला मुद्दा, सब कुछ चल रहा है। परमवीर जी, उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी हमें बहुत जल्द बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की तरफ से। आपका आकलन क्या कुछ कहता है और क्या कुछ तैयारी समझते हैं आपकी, क्या होने जा रहा है इस बार यूपी विधानसभा उपचुनाव में? व्यक्तिगत विचार है, मेरी सीमित बुद्धि से विचार है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस एंड मौके तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, वो बैक ऑफ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के लिए जगह छोड़ेंगे। कारण ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि राहुल गांधी जी जोर शोर से कैंपेन यूपी में कर पाते हैं, क्योंकि टोटल काडर जो वहां भीड़ बढ़ाने के लिए आता है वो समाजवादी पार्टी का है। ये कटु सत्य है। रायबरेली में राहुल गांधी जी सांसद बने हैं, वो अखिलेश जी के आशीर्वाद से बने हैं। अमेठी में चुनाव जीते हैं, वो अखिलेश जी का आशीर्वाद है। तो फिर नहीं, परमवीर जी, अगर हर जगह अखिलेश जी का आशीर्वाद था तो वायनाड में तो नहीं था, फिर वहां से कैसे जीत गए वो? ये मैं यूपी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर देखिए, अगर आपको छोटा सा आकलन करना हो, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक लोगों के अलावा किसी को ये नहीं मालूम होगा कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। मैं एक कटु बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यूपी में लोग नहीं जानते होंगे, केवल राजनीतिक लोग या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, आम आदमी नहीं जानता है। तो ये सत्यता है यहाँ पर। तो ये अखिलेश जी ने जो हाथ रखा हुआ है सर पे, तो इस वजह अखिलेश जी को नाराज करने की कोशिश कांग्रेस नहीं करेगी, तो ये चुनाव में अंत मौके तक बैक ऑफ हो जाएंगे। अब आती है बार बार बात मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर के ऊपर 2024 चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से अखिलेश जी 7500 वोट लगभग से आगे चले हैं। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है, ना बसपा के लिए मुश्किल है, ना भाजपा के लिए मुश्किल है और ना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। वो 7500 को 14,000 भी कर सकते हैं। लेकिन खतरा यहाँ पर यह हो गया है, अखिलेश जी को पोस्टर बॉय बनाकर, मैस्कॉट बनाकर इतना प्रचार किया गया है कि भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी का पूरा दमखम केवल उसको हराने के लिए उस मिल्कीपुर सीट पे लगा दिया है। अगर ऐसा ना किया गया होता तो हो सकता है कि भाजपा थोड़ी कूल डाउन रहकर चलती। तो मामला फंसा हुआ है। 7500 का आंकड़ा है मत और ऐसी सीटें। और यहाँ पर हुआ क्या है, अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, जिसने रिकॉर्ड बड़ा बनाया होता है उसी के लिए ज्यादा मुश्किल होती है कि उसे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। आप 37 सीटें जीत कर आए हैं। अब आपको अगर आप पिछली सीटें भी रिटेन करते हैं तो जनता ऐसा माने कन्विंस नहीं होगी उसके। अगर आप 19-21 होगा तो वो ठीक है। परमवीर जी ठीक है। उपाध्याय जी, सवाल ये कि अब उपचुनाव धीरे धीरे देखिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की सुगबुगाहट भी अब सामने आने लगी है। सवाल ये कि सीट बंटवारा कुछ तय हुआ महाराज कि कौन कितने सीट पर लड़ रहा है, क्या कुछ पता तो चले? उपाध्याय जी देखिए भैया, तो आपसे कई बार कह दिए कि ये उच्च नेतृत्व का फैसला होता है। बात चल रही होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है सीट बंटवारे के लेकर कि कौन कहाँ पर है। ये है कि जो होगा वो सही फैसला होगा और इंडिया गठबंधन। नहीं उपाध्याय जी, खबरें तो देखिए, खबरें तो लगातार आ रही है कि भाई समाजवादी पार्टी आपको उतनी सीट दे नहीं रही है जितना आप मांग रहे थे। अरे जब मिल जाएगी तब आप कहिएगा, पहले तो खबर प्रचार करते हैं विपक्षी लोग की दे रही है, उतनी देगी जितने हम संतुष्ट रहेंगे। हम उनको उतनी सीट छोड़ेंगे जिससे वो संतुष्ट रहें। हम मतलब 2 सीट चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना चिंतित न रहे। नहीं मतलब उपाध्याय जी 2 सीट ठीक रहेगा जी, 2 सीट खुश रहेंगे, 2 सीट खुश रहेंगे, चाहे 4 सीट की कि 6 सीट की, वो हमारा उच्च नेतृत्व जो निर्णय करेगा उससे हम खुश रहेंगे। ठीक है। पूजा जी और हाँ जी, उपाध्याय जी बोलिए। नहीं, जैसे वो कह रहे थे अरविंद जी, कोई बात होती है शिवम जी तो आदरणीय राहुल गांधी जी की
किस जाति से, जिसका प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई वो किसी जाति के हैं, लेकिन वो पिछड़ी जाति का, गरीबों का, आदिवासियों का बात उठाएंगे, उनको हक देंगे। जब महात्मा गांधी जी की जाति पूछी गई थी, बड़े लोगों के लिए जो देश के लिए बलिदान होते हैं, उनकी जाति बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो आदरणीय मोदी जी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ओबीसी हूँ, जबकि जन्म से ओबीसी नहीं थे, सामान्य थे। ये प्रधानमंत्री जी ने साबित किया, मुस्लिम किया। प्रधानमंत्री की बात किया, जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, देश के विकास के लिए काम किया। तो दलित कहेंगे कश्मीरी पंडित थे, इसलिए वो हम समर्थक नहीं रहेंगे या हम उनका सहयोग नहीं लेंगे। ये बात गलत है। इंदिरा जी ने जमीन के पट्टे दिए दलितों के लिए, वो कश्मीरी ब्राह्मण इंदिरा जी ने जमीनी पट्टा दिया दलितों के लिए, वही खून तो राहुल जी की है। क्यों नहीं पूछते हैं? आप जाति राहुल गांधी जी की लिखी हुई है, आप आरटीआई से पूछ लीजिए कौन सी जाति है। लेकिन आप उनकी जाति के बारे में जानिए न जानिए, लेकिन 90% दलित पिछड़ों आदिवासियों की जाति गणना कराएंगे। जाति की जनगणना होगी तो राहुल जी की भी जाति आपको पता चल जाएगी, पिछड़े गरीबों की भी जाति पता चल जाएगी, वो कितने भागीदारी है वो भी पता चल जाएगी। हम गरीबों की बात करें तो आप पर पाएंगे क्या जाति मुस्लिम उनका जो है देश की संस्कृति के हिसाब से अपने संबंध स्थापित करते हैं, परिवार वैवाहिक संबंध। इसके लिए इसका मतलब थोड़ी है कि उसको गरीबों की बात करने का हक नहीं है, गरीबों के लिए लड़ाई करने की बात नहीं है, जातिगत जनगणना की प्रश्न पूछने की बात नहीं है, क्या जातिगत जनगणना करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। ठीक है अविरल जी, एक सेकंड, अविरल जी और उपाध्याय जी दोनों, ठीक है मैं दोनों के पास आऊंगा। पूजा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सीधा सा सवाल, अब देखिए समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए फिर भी सवाल मेरा ये कि उपचुनाव में पूरी तैयारी हो गई है, सीट का बंटवारा कब तक हो जाएगा, क्या कुछ सुगबुगाहट है, कितने में लेन देन हो रहा है, क्या कुछ इसको लेकर भी बताइए। और बीएसपी को क्या वाकई में बीएसपी आपके लिए खतरा साबित हो सकती है इस बार विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि बीएसपी जैसे लोकसभा में उतना आक्रामक तो थी नहीं, लेकिन इस बार मायावती का ट्वीट आप लोगों पर आक्रमण देख के लग रहा है कि लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है। पूजा जी, और मेरा एक छोटा सवाल, बिजनेस नहीं मान के चलते हैं कि लेन देन का क्या है, छोटा सवाल जी बिल्कुल पूछ लीजिए, आप सरकार है, आपको तो अधिकार है पूछने का, विपक्ष से सवाल पूछिए। नहीं, आम आदमी की हैसियत से हम पूछ रहे हैं। ये छोटा सवाल ये है, आप मुस्लिम जातियां गिनाएंगी क्या? चलिए आप 4 जातियों के नाम गिरा दीजिए मुस्लिम जातियां। आप हिंदू जातियों की बहुत बात करते हैं, गुजर की बात करेंगे, जाट की बात करेंगे, राजपूत की बात करेंगे, मुस्लिम जातियां 4-5 गिरा दीजिए जरा। आपका बहुत आभार। वो हमने जो है सत्ता पक्ष के लिए छोड़ रखा हुआ है, जो आप है जो है भाजपा में आप है, आपका सवाल खत्म हो गया, आपका सवाल खत्म हो गया, आंसर देने दीजिए। आप है सरकार में, हम माने आपको छोड़ रखा हुआ है कि आप उनको एक टिकट तो दे दिए होते सांसदी का, एक मंत्रालय दे दिए होते, वो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा। हालांकि मैं इस वक्त पढ़ लूंगी, मुझे नहीं पता है, ये मैं बिल्कुल फैक्ट लेती हूँ कि हो सकता है मेरी पार्टी को जानकारी हो, पर मुझे जानकारी नहीं है। मुझे आज से पहले 1 महीने से पहले रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने इसको पढ़ा थी, मुझे कभी ताल्लुकात नहीं है, ना तो मुझे उससे परेशानी होती थी, ना मुझे उसका लाभ लेना था। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं पूजा जी, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए आपने कहा कि लेन देन की बात ना, तो बिजनेस नहीं है, हम इंडिया अलायंस में है। हो सकता है कि 0 सीट पे कोई लड़ रहा हो उत्तर प्रदेश में, और जो कोई 10 सीट पे लड़ रहा हो सकता है कि 50-50 लड़ रहे हो सकता है कि 90-10 लड़ रहे हो, पर ये तय बात है कि हम इंडिया अलायंस में रह करके चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता के जनता के हित में चुनाव लड़ेंगे, और जनता हमें मैंडेट देगी जिस तरीके से 2024 में दिया था। वो जनता देख रही है कि उनके अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, वो अपने अधिकार के लिए वोट देंगे, और लोकतंत्र है। मायावती जी चुनाव में रहती रही है, मायावती जी चुनाव में लोकतंत्र है, मजबूती के साथ लड़े, हर पार्टी को अधिकार है लड़ने का, तो वो कोई खतरा नहीं होता है, आप लड़िए, लोकतंत्र है। जनता की हित में आप बात करेंगे तो जनता आपको वोट देगी, आप नहीं करेंगे अविरल जी, अविरल जी देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी में ये लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भाई आरएलडी जो है वो सीट की मांग कर रही है, निषाद पार्टी अपना
मांग रही है, अपना दल अपना कह रही है, सोहेल देव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा राजभर साहब कह ही रहे हैं वो सीट चाहिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपका तो अभी लगातार मीटिंग चल रहा है और जैसा कि विपक्षी कह भी रहे हैं कि लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, मामला पता ही नहीं चल रहा है कि चुनाव जा किस तरफ रहा है। जी नहीं, विपक्षी कह रहे हैं या ये कह रहे हैं जो एक परिवार की पार्टियां हैं, लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, तो जिस प्रकार से एनडीए के संबंध में यदि जानना आप चाहें, पूछना चाहें, तो एनडीए एक परिवार है और परिवार में कभी ना कोई गुटबाजी होती है ना कोई लड़ाई होती है। इसीलिए हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, सब सुविधा ही सुविधा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य कर रही है, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मकसद है, एनडीए का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि गरीब के लिए कार्य किया जाए, गरीब के उत्थान के लिए कार्य किया जाए, गरीब को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने के लिए निरंतर कार्य किया जाए। और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई संकट, कोई दुविधा हमारे गठबंधन में नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी, परमवीर जी दे दीजिए सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। शिवम जी, जो हमारे प्रभाकर परमवीर जी भाई कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को लगभग 1 साल हो गया और इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, कुशल संगठनकर्ता, सड़कों पर संघर्ष से, चाहे उनको पश्चिम से लेकर यात्रा उन्होंने की और पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है। उसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से उन्होंने भागने के लिए, किसी तरह से नाक बचाकर भागने के लिए मजबूर किया, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए हैं। और पता नहीं परमवीर जी कैसे कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को भी लोग नहीं जान रहे होंगे। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है उनकी प्रतिभा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो 6 लाख वोट से जीतने की बात कर रहे थे, इसी तरह से चुनाव जीत गए। और ठीक है परमवीर जी, देखिए थोड़ा समय का अभाव है इसलिए जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं कि सारा कुछ चाहे आज देखिए अभी अविरल जी भी कह रहे थे कि दलित के लिए, दलित का उत्थान हम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेके चलती है, राहुल गांधी आरक्षण और पूरी तरीके से इसकी मांग करते ही है जातीय जनगणना की। सवाल यह है कि क्या ये पूरा चुनाव दलित के आसपास घूमेगा या ये कहे कि अगर हम सभी सीटों का समीकरण भी देखें तो उस पर भी एक अच्छा खासा प्रभाव दलित का रहता है सभी सीटों पर, तो क्या इसी वजह से ये सब कुछ खुश करने की तैयारी चल रही है क्या? शिवम जी देखिए हुआ क्या है, मायावती जी जब थोड़ा सा अपनी उनकी धार फीकी पड़ी है तो लोगों को लगा वैक्यूम को हमेशा देखिए कवर कर लिया जाता है, खाली कुछ नहीं रहता है, रिक्त स्थान कभी नहीं रहते हैं। तो इस वजह से होड़ मची केवल यूपी के अंदर, ये बिहार में स्थिति नहीं है, ये हरियाणा में स्थिति नहीं है। तो यूपी में मायावती जी आ गई है तो ये देखिएगा आपको आने वाले दिनों में कम दिखाई देगा। ठीक है, अब बात की गई थी, बस मैं लास्ट कंक्लूड करूंगा अजय राय जी के बारे में। मीडिया तो अजय राय जी को बहुत से जानता है, सबसे जानता है जब वो भाजपा के विधायक होते थे, मैं आम जनता की बात कर रहा था। ठीक है, भाजपा के ठीक विधायक भी थे ना। है। देखिए समय का अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल जी आपका भी, एचएन उपाध्याय जी आपका भी, पूजा जी आपका भी और परमवीर जी आपका भी। तो पूरी की पूरी तैयारी यह है कि दलित वोटर जिसके साथ उपचुनाव में उसका हाथ वो जो है वो आसमान जमीन से छूने की ताकत रखेगा, क्योंकि फिर सारी लड़ाई घूम फिर कर वहीं आ जाती है। और इसी वजह से इस वक्त बसपा कांग्रेस और सपा पर पलटवार कर रही है, क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है, सवाल भी यही है कि ये जो कोर वोटर है उस पर क्या सेधमारी हुई और इसलिए भी बीएसपी आक्रामक हो रही है समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर, ये एक यक्ष प्रश्न है। बुलेटिन में चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।